हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया था अपना, और हमने उसके अंदर अपने पास पहला चैप्टर शुरू कर रखा था जिसका नाम था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज अपने पास आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आज हम देख रहे हैं अपने पास टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, तो अगर तुम देखो तो बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से हैं। सबसे पहले दिख रहा है एक एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये सारे हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पार्टनर्स अपने पास डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन सा पार्टनर है हमारा, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो इसके मल्टीपल नाम हैं, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये होगा कैसा पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिव है, एक्टिव से मतलब क्या है, जो काम में पार्टिसिपेशन रखता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फर्म के बिजनेस में। ठीक है, मतलब जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन लेने हैं, कोई भी किसी को एम्प्लॉय करना है, कोई भी काम करना है बिजनेस में, कोई ट्रांजैक्शन करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये पार्टनर हमेशा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, भागीदारी रखेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है, ये सबको पब्लिकली दिखता है, तो अगर ये पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो इसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा पार्टनर है जिसको देख के सब लोग क्या कहते हैं कि हाँ भाई इसको पार्टनर बनाना है हमने। मतलब ये हमारा जो ये मेन बंदा है जो काम करता है। अगर वो मेन बंदा ही काम से बाहर हो जाए तो कई बार तो लोग कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस पे भी देते हैं कि यार वो बंदा काम कर रहा है तो हमारे को उस पर भरोसा है। तो अगर लोग वहाँ से, अगर वो बंदा वहाँ से रिटायर हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे कंपनी के साथ, फर्म के साथ, वो इस बेसिस पे बैठे कि वो बंदा भी पार्टनर है। तो अगर वो रिटायर हो रहा है तो उससे उन लोगों के को भी थोड़ा सा डर लग सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसलिए क्या कहा गया कि जब वो फर्म से रिटायर होगा तो उसको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए लायबल रहेगा, भले ही वो फर्म छोड़ चुका हो। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसने 13 मई पे फर्म छोड़ दी, ठीक है, और पब्लिक नोटिस दिया मान लो 31 मई पे। ठीक है, तो 13 मई से 31 मई के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके लिए वो पार्टनर भी लायबल होगा क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। जहां वो पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद की जो भी फर्म लाइबिलिटी करेगी उसके लिए वो फर्म लायबल होगी, वो रिटायर्ड पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर जा गया है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, आगे अब एक चीज और है इसके अंदर, अ नोटिस सर्व्ड ऑन द एक्टिव पार्टनर इज डीम्ड टू बी सर्व्ड ऑन द फर्म। कहने मतलब क्या है, अगर आपने एक नोटिस एक्टिव पार्टनर को दे दिया है तो मान लिया जाएगा कि आपने वो नोटिस पूरी फर्म को दे दिया है। ठीक है, क्योंकि जो बंदा एक्टिवली काम कर रहा है, आपने अगर उसको खबर पहुंचा दी तो उसका मतलब क्या है, पूरी फर्म को खबर लग गई है। सारे पार्टनर्स को इंडिविजुअली इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आ रहा है हमारा डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। आसान सा लग रहा है, नाम से समझ रहा है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फर्म में आएगा और सो जाएगा। स्लीपिंग पार्टनर से मतलब तो क्या है कि वो फर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिव मैनेजमेंट में उसको कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वो बस ऐसा है जैसे कि किताबों पे होता है बस नाम, कि कागज़ों पे नाम है उसका एज अ पार्टनर, वो पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से फर्म में नहीं रखता, तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता, ऐसा पार्टनर होता है। तो जब वो पार्टनर रिटायर होगा तो लोगों को उसके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कागजों पे तो उसका नाम एज अ पार्टनर, पार्टिसिपेशन तो उसकी कुछ भी नहीं है। तो फिर अगर ये पार्टनर फर्म से छोड़ के जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म को अपना नाम लेंड करता है कि भैया तुम अब मेरे को दिखाओ अपने पास एज अ पार्टनर और तुम्हें हो सकता है उससे बिजनेस मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ अपना नाम दे दे कि मैं वहाँ पार्टनर हूँ तो क्या वहाँ पे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे? करेक्ट, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। शाहरुख खान ने अपना नाम लैंड किया, अपना नाम एक तरीके से लोन पे दिया कि मेरा नाम लिख सकते हो एज अ पार्टनर फर्म इन द फर्म में, तो फिर आप उसको क्या करोगे, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी दोगे। प्लस अगर ये पार्टनर, सोचो शाहरुख खान किसी फर्म में पार्टनर है, ये सुन के लोग आने लगेंगे। करेक्ट, तो अगर शाहरुख खान उस फर्म से एग्जिट ले रहा है, उस फर्म से रिटायर हो रहा है, तो क्या शाहरुख को पब्लिक नोटिस देना चाहिए? फिर देना चाहिए क्योंकि शाहरुख के नाम से बहुत लोग आ रहे हैं।
अगर शाहरुख वहाँ से जा रहा है तो इन्फॉर्म भी करे पब्लिक को, भैया कि मैं वहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर हो गया एक पार्टनर जो फर्म को नाम लेंड करता है अपना, ठीक है। ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल नॉट डज ही पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा कोई कैपिटल, वो पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस। शाहरुख खान के पास क्या टाइम है क्या कि वो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर बन के काम करता रहे वहाँ पे, नहीं, वो कैपिटल वगैरह भी नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता। उसे क्या कहता है, मेरा नाम यूज़ कर सकते हो तुम एज अ पार्टनर, और मेरे को वहाँ से क्या चाहिए बदले में, प्रॉफिट, क्योंकि तुम मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि शाहरुख के नाम से काम आ रहा है, तो अगर कोई लाइबिलिटी हुई तो क्या शाहरुख को वो लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई शाहरुख के नाम से काम आ रहा है, तो शाहरुख को देख, तो अगर कुछ भी होता है काम, लाइबिलिटीज इनकर होती हैं, तो शाहरुख भी उनके लिए लायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ये पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली तुम लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हो। जब तुमने 12th क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स में, वहाँ पे तुम पढ़ते थे गारंटीड प्रॉफिट्स या गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, जिनमें क्या सीखते थे कि कुछ एक पार्टनर होते थे जो गारंटी मांगते थे कि मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर उतने प्रॉफिट उसको नहीं मिलते थे तो वो प्रॉफिट्स बचे पार्टनर्स उसको पे करते थे उनके अग्रीड रेशियोज में, करेक्ट। ये वही पार्टनर है। पार्टनर प्रॉफिट्स ओनली का मतलब है एक ऐसा पार्टनर जो कह रहा है मुझे हर साल प्रॉफिट ही चाहिए, गारंटीड इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, उससे कम प्रॉफिट में मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिख रहा है अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली एंड इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। तो ये जो पार्टनर है ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में लायबल होगा जिन कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा हुआ है, जिन कॉन्ट्रैक्ट से लॉसेज हुए हैं तो वो उन लॉसेज के लिए लायबल नहीं होने वाला, ना तो वो लॉसेज लेगा, ना उन लॉसेज उनको उस कॉन्ट्रैक्ट से, जिस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हो कोई लायबिलिटी आती है तो उस लायबिलिटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है इनकमिंग पार्टनर। आसान है। इनकमिंग पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो फर्म में एडमिशन ले रहा है, जो फर्म में एडमिट हो रहा है, वो क्या हो गया, इनकमिंग पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर जब फर्म में आएगा तो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा और उसकी शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। फिर वो साथ साथ फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके लिए वो लायबल रहेगा। कौन सी लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ उसके आने के बाद इनकर हुई है, जो उससे पहले इनकर हो चुकी है वो उनके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ बट कभी कभी कि आप ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट करके कर सकते हो कि पुरानी लाइबिलिटीज के लिए भी लायबल कर सकते हो। ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट कर सकते हो जहाँ पे क्रेडिटर, ओल्ड पार्टनर, ट्राई मतलब तीन, पैट्रिएट मतलब पार्टी, तीन पार्टी, थ्री पार्टीज, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर एंड क्रेडिटर तीनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि ये जो नया पार्टनर है ये ओल्ड लाइबिलिटीज के लिए भी लायबल होगा। चाहो तो ऐसा कर सकते हो बट जनरली कोई पागल नहीं ऐसा करेगा, ठीक है, कि पुराने लाइबिलिटीज के लिए भी वो इन कर ले, अनलेस एंड अनटिल वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर प्रॉफिट्स भी मांग रहा हो, अदरवाइज वो कोई करेगा नहीं ऐसा, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी है, पर जनरल रूल ये है कि कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो वो जहाँ एडमिट हुआ है उसके बाद की लाइबिलिटीज के लिए इनकर करेगा, लाइबिलिटीज पुरानी लाइबिलिटीज के लिए वो लायबल नहीं रखेगा खुद को। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये वर्ड हमने एस्टॉपल हमने एक बार पहले भी देख रखा है, या होल्डिंग आउट भी हमने पहले एक बार देख रखा है, जहाँ पे हमने इसको ऐसे समझो कि एक बंदा किसी फर्म के साथ, फर्म के पार्टनर्स के साथ जाकर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो फर्म में एक्चुअली वो बंदा पार्टनर नहीं है, वो बस जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनके साथ चला जाता है कि एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करने थर्ड पार्टी के साथ, और वो थर्ड पार्टीज़ के सामने ऐसे बिहेव करता है, ऐसे दिखाता है कि मैं फर्म में पार्टनर हूँ, और वो फर्म के जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं वो ये बात क्लियर भी नहीं करते कि ये जो बंदा बात कर रहा है हमारा पार्टनर नहीं है, वो ये बात उसको प्रोजेक्ट करने देते हैं, वो बिहेव करता है एज अ पार्टनर। तो फिर अगर वो थर्ड पार्टी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो फिर इस पार्टनर बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्सन की भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी भले ही वो फर्म में पार्टनर नहीं है। इमेजिन करो कि तुम दोनों लोग पार्टनर हो, ठीक है, और तुम मुझे लेके गए अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने, मान लो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम अक्षत के साथ, ठीक है, और वहाँ पे जाके अक्षत को कोई कॉन्ट्रैक्ट पिच मैं कर रहा हूँ, मैं पिच कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट अक्षत को। अक्षत को देखने से क्या लग रहा है कि तीन लोग आए, तीनों पार्टनर होंगे, ठीक है, और तुम लोगों ने बात क्लियर नहीं करी उसको कि भैया मैं पार्टनर नहीं हूँ, बट मैं पिच करता रहा, तो अक्षत तो यही समझोगे कि मैं पार्टनर हूँ। तो फिर इस सिचुएशन में अगर अक्षत तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी लायबिलिटी तो आएगी, साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी आएगी, ठीक है, बट किसी और कॉन्ट्रैक्ट में मेरी लायबिलिटी नहीं आएगी। जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपने आप को दिखाया एज अ पार्टनर उसी कॉन्ट्रैक्ट में मेरी लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट से आता हुआ प्रॉफिट मुझे मिलेगा? अक्षत से जो तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उससे कोई प्रॉफिट जा रहा है तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा।
मैं कोई एक्चुअल पार्टनर थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी तरफ से सिर्फ लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइबिलिटी मैंने आके दिखाया खुद को कि मैं एज अ पार्टनर हूँ, तो मेरी ज़ुबान, मेरी बातों से अक्षत को भरोसा हुआ कि हाँ भाई 3 पार्टनर्स हैं, ये बंदा बहुत अच्छे से बात कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होके या कॉन्ट्रैक्ट मेरे से बात करके कर रहा है ना, तो फिर इस सिचुएशन में लाइबिलिटी आएगी तो वो मेरी होगी, बट उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम ही पार्टनर हो, मैं तो पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, सब पार्टनर। नाम से समझ आ रहा है सब पार्टनर क्या होगा। पार्टनर अपने नीचे एक और पार्टनर रख लेता है, वो होता है सब पार्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम दोनों लोग पार्टनर्स हो और मान लो आशा मुझे अपने नीचे एक सब पार्टनर रख लेती है, तो सब पार्टनर मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ, नहीं, मैं आशा का पार्टनर हूँ और आशा को क्या कहता हूँ कि जो प्रॉफिट्स तुम्हारी फर्म कमाती है उसमें से आशा के हिस्से में से मैं कुछ हिस्सा ले लूँगा अपना। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट्स नहीं ले रहा हूँ फर्म के, मैं प्रॉफिट्स वो ले रहा हूँ जो आशा को मिल रहे हैं, उनमें से अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। मैं क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हारी फर्म को क्लाइंट्स ला के देता हूँ, तुम्हारे को बिजनेस अरेंज करवाता हूँ, तो बिजनेस से मुझे फ़ायदा होता है, तो तुम्हें भी फ़ायदा होता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा फ़ायदा मेरा भी करा दो, तो मैं क्या हूँ, सब पार्टनर। अब एक बात बताओ, क्या मुझे तुम लोग अपनी फर्म में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे? नहीं करोगे, नहीं। फिर क्या मुझे अपने बिजनेसेस के जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं तुम्हारे को, उसमें मुझे हिस्सेदारी दोगे? नहीं। जो आशा के प्रॉफिट्स बनते हैं उसमें से मैं ले सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे अपनी बुक्स अकाउंट चेक करने दोगे? नहीं दोगे। क्या मैं आशा के अकाउंट चेक कर सकता हूँ ये चेक करने के लिए कि मुझे जो प्रॉफिट्स मिल रहे हो ठीक मिल रहे नहीं मिल रहे? हाँ, मैं आशा के देख सकता हूँ, क्योंकि आशा के साथ मेरी सब पार्टनरशिप है। ठीक है, क्या तुम्हारी फर्म मुझे सैलरी पे रखेगी? नहीं। ठीक है, आओ पढ़ो क्या कह रहा है। वेयर अ पार्टनर अग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट्स इन द फर्म विद द थर्ड पर्सन, दैट थर्ड पर्सन इज कॉल्ड अ सब पार्टनर। Thus, a sub-partner is a transferee of a share of a partner's interest in a firm. Suppose P, the owner of 25% share of the firm, transfers 10% of his shares to Q. Q will be called a sub-partner. So, a sub-partnership is a partnership within partnership. A sub-partner has no obligation towards the firm. मेरा तुम्हारी तरफ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरी तुम्हारी तरफ कोई लायबिलिटी नहीं है, जैसे तुम्हारी मेरी तरफ कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी तुम्हारी तरफ कोई लायबिलिटी नहीं है। ही डज नॉट कैरी एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द डेट्स ऑफ द फर्म, ही कैन नॉट बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स। मेरे एक्शन से तुम्हारी फर्म लायबल नहीं होगी। ठीक, अ सब पार्टनर डज नॉट गेट एनी राइट अगेंस्ट द मेन फर्म टू टेक पार्ट इन और टू इंटरफेयर विद द बिजनेस ऑफ द फर्म और टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। कुछ भी नहीं कर सकता मैं। So long as the main firm exists, जब तक मेन पार्टनरशिप फर्म चल रही है, he is not allowed to ask for accounts of the firm. He has a right to claim the agreed share from the actual partner with whom he has entered into sub partnership. मैं बस आशा से अपना हिस्सा ले सकता हूँ, वो अधिकार है मेरा। बट मैं कहूँ कि मैं पार्टनरशिप फर्म के बुक्स को चेक करना चाहता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। सर, अगर हमें पार्टनरशिप में कोई लॉस हुआ है और वो हम दोनों को इनकर करना है, हाँ, तो क्या आशा आपसे मुझे लॉस शेयर करेगी अपना? मैं प्रॉफिट्स में हूँ उसके साथ, तो लॉसेस में भी तो हूँ ना। मेरी भी तो सब पार्टनरशिप है ना उसके साथ, तो अगर वो प्रॉफिट कमा रही तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा, वो अगर लॉस कमा रही तो लॉस मुझे मिलेगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। द सब पार्टनर डज नॉट बिकम अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म। सच पार्टनर्स आर नॉट काउंटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो सब पार्टनर होते हैं ना, उसको मैक्सिमम की लिमिट में काउंट नहीं करते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं फर्म में? 50। ये बात कहाँ लिखी है? कहीं तो लिखी है सर, हमारी किताब में तो लिखी है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसमें लिखा है वहाँ पे 50। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने पढ़ा क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है? तो देखो, पार्टनरशिप हमारी एक हो सकती है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, और दूसरा हो सकता है विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ड्यूरेशन के अगर हिसाब से देखोगे तो पार्टनरशिप दो मिलेंगी, पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड।
दूसरी होती है विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी होती है जनरल पार्टनरशिप। एक ही करके देखते हैं अपने पास काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो देखो सबसे पहले आ रहा है पार्टनरशिप एट विल। जब ये वर्ड विल देखते हैं तो हमें लग जाता है कि वो जो एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसकी जो विल होती है वो विल की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे विल का मतलब क्या है? इच्छा। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसके अंदर कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है कि आप ये फर्म कितने टाइम चलाओगे, 5 साल 10 साल 15 साल, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो एक पार्टनर है वो सिंपली अगर फर्म से जाना चाहता है तो सिंपली फर्म को एक नोटिस दे दे, और नोटिस देने के बाद वो फर्म से अगर जा सकता है इजीली विदाउट एनी कंडीशंस, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप एट विल। तो ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर दो, पहला इसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं है, दूसरा इसमें फर्म में जो पार्टनर है वो फ्रीली जा सकता है सिंपली बाय गिविंग अ नोटिस। ठीक है, अगर फर्म में ऐसा लिखा है कि फर्म से अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो रिटायर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पहले ये काम करने पड़ेंगे रिटायर होने से पहले, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई, क्योंकि वो रिटायर तो होना चाहता है बट उसके ऊपर क्या लगाई? कोई कंडीशंस लगा दी। अगर कंडीशंस लग गई तो विल थोड़ी है, फिर विल नहीं, इच्छा नहीं ना, वो इच्छा तो है उसकी बट उसको जाने नहीं दिया जा रहा। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? जहाँ पे वो नोटिस दे और जिस दिन नोटिस दे वहीं से ही, या जो डेट उसने अपने लेटर पे लिख दी, रेजिग्नेशन लेटर पे जो डेट लिख दी, उस डेट से वो क्या मान लिया जाता है? रिटायर मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज सच व्हेन द पार्टनरशिप इज नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड एंड when no provision is made as to when and how the partnership will come to an end। मतलब किसी भी तरीके से कोई प्रोविजन नहीं कि कब और कैसे पार्टनरशिप खत्म होगी। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, thus in partnership at will there is no provision in the contract between the partners for the duration of their partnership। secondly there should be no provision in the contract for the determination of the partnership। अगर कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहीं पे भी लिखा है कि अगर पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो ही कैन रिटायर, बट उसको कुछ भी चीज़ें लिख दी, ऐसा कुछ करना है, ये होगा तब होगा, वो होगा तब होगा, तो फिर इस सिचुएशन में वो फर्म से पार्टनरशिप एट विल नहीं बोल सकते उसको, मतलब उसको शर्तें पूरी करनी पड़ेगी तब वो रिटायर हो पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, इफ़ आइदर ऑफ दीज प्रोविजंस एग्जिस्ट, अगर तो आपने कोई ड्यूरेशन लिख दिया कि फॉर्म कितने टाइम चलेगी, या फिर अगर आपने कोई शर्त रख दी, इनमें से कुछ भी है अगर, तो देन इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एट विल। द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल इज दैट इट इज ओपन टू आइदर पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स। द फर्म इज डिसॉल्व्ड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस as the date of dissolution, and if no such date is mentioned then from the date of communication of notice। तो अगर उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर में कोई डेट लिख दी कि मैं इस दिन से फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, तो उस दिन से फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। अगर उसने कोई डेट नहीं लिखी रेजिग्नेशन लेटर में, सिंपली लेटर दे दिया, तो जिस दिन उसने लेटर दे दिया वहीं से मान लेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, इफ अ पार्टनरशिप इज टू बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट ओनली। अगर लिखा है एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही रिटायर होंगे, तो फिर एक शर्त लग गई, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे रिटायर होना है और तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं हुई, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा फ्रीली। ठीक है, आगे दूसरी होती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ये तो भैया नाम से समझ आ रहा है, जहाँ पे पार्टनरशिप में लिखा गया है कि ये इतने टाइम के लिए ही होगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है आप क्या कहोगे, फर्म डिसॉल्व हो गई। सर व्हाट इफ फर्म आगे भी काम करना चाहती है कंटिन्यू, 5 साल के लिए रखी थी, 5 साल बाद भी कंटिन्यू करना चाहती है, तो क्या कर सकती है? हाँ, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लें या फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरल रूल ये है अगर आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो आप टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद फर्म डिसॉल्व कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट होता है तीसरा पॉइंट हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसी होती है? एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे पार्टनर्स ने अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, हमें ये एग्रीमेंट पूरा करना है, कुछ भी, और जैसे ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाता है उसके बाद हम फॉर्म बंद कर देंगे।
तो ये हो गई एक फर्म जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म खोली जिसमें फर्म का ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को कोविड की वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ही कोविड ख़त्म हो जाता है, मतलब कोविड ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाता है, इरेडिकेट हो जाता है, हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो फिर इस सिचुएशन में ये हो गई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही दुनिया से कोविड ख़त्म हो जाएगा या जैसे ही सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उनकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। और लास्ट होती है हमारी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप तो वही जो नॉर्मल पार्टनरशिप हम लोग जनरल अपने बिजनेस में करते रहते हैं, कि जहाँ पे लोग मिल के साथ में आते हैं और एक काम करते हैं और वो काम अपना चलाते रहते हैं जब तक उनको चलाना है। फिर अगर उनमें कोई निकलने की उन्होंने कोई शर्त लगा दी कि भाई आप निकलना चाहते हो तो निकलने से पहले आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तो वो फॉल करेगी जनरल पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो 4 तरीके की पार्टनरशिप हमारी होगी। पहला है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप और चौथा जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। चलो जी आगे नेक्स्ट आ रहा है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म ने जितने भी असेट्स खरीद रखे हैं वो किसके माने जाएंगे। तो देखो एक जनरल रूल ये है कि फर्म जब स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होते वक्त अगर कोई फर्म का पार्टनर अपने घर से असेट्स लाके फर्म में डाल देता है तो फिर मान लिया जाएगा कि वो असेट अब फर्म का हो चुका है, उस पार्टनर का नहीं है। समझ रहे हो बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम तीनों लोगों ने पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, और तुम लोग अपने घर से जैसे फॉर एग्जांपल घर से इन्वर्टर ले आए कि कोचिंग आपको अपने बिजनेस में इन्वर्टर लगाना है, या तुम वो ले आए फैंस वगैरह ले आए, टेबल चेयर वगैरह कुछ ले आए, अपने घर से ले आए। तो एक बार तुमने उसको बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर दिया पार्टनरशिप फर्म के, तो वो अब तुम्हारे नहीं रहे, वो अब किसके हो गए, पार्टनरशिप फर्म के हो गए। और अब उसके अंदर सारे पार्टनर्स, हम 3 पार्टनर्स का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अब क्योंकि तुम अपने घर से आए तो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं, अब वो क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म का हो गया। प्लस अब हमने पार्टनरशिप खोल ली, अब पार्टनरशिप खोलने के बाद हमने और भी कोई असेट्स अगर खरीदे हैं तो वो हम तीनों के माने जाएंगे, ना कि अकेले के इंडिविजुअल के माने जाएंगे, वो पूरी फर्म के असेट्स माने जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म के असेट्स अगर एक पार्टनर पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है तो क्या सही बात है। बिजनेस के लिए आपने असेट खरीदा और आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में ला रहे हो, तो क्या उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं। मान लो यूज़ किया, यूज़ करके कोई प्रॉफिट कमा लिया उस असेट को यूज़ करके, तो क्या करना चाहिए उस प्रॉफिट के साथ, तीनों प्रॉफिट तीनों को मिलना चाहिए, मतलब सारे पार्टनर्स को वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, करेक्ट। जो बातें तुमने अब बोली वही चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। तो क्या करेगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आता क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट विद द पार्टनर्स, it is open to the partners to agree among themselves as to what is to be today's property of the firm and what is to be a separate property of one or more partners। तो पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ को वो पर्सनल एसेट मानेंगे, किस चीज़ को वो पार्टनरशिप एसेट मानेंगे। दे कैन कन्वर्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इनटू सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड वाइस वर्सा। पार्टनर्स चाहें तो अपने फर्म का कोई असेट अपना इंडिविजुअल असेट बना सकते हैं या अपना कोई इंडिविजुअल असेट को फर्म का असेट बना सकते हैं। ऐसा तो तुमने होते हुए भी देखा होगा जब तुमने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी थी कि कोई पार्टनर फर्म का कोई असेट ले गया, इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया रिटायरमेंट पे, या एडमिशन होने पे एक पार्टनर को हमने उसके हिस्सेदारी के लिए थोड़ा बहुत असेट्स दे दिए, तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिख रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या मानी जाएगी, द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म बाय द पार्टनर्स। मतलब जो एडिशन करा है कैपिटल में, जब आप कैपिटल ला रहे थे तब जो अपने घर से असेट्स ले आए उनकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विद द मनी बिलोंग टू द फर्म, एक बार फर्म चल गई उसके बाद जो असेट्स खरीदे जा रहे हैं वो भी क्या हैं, सारे पार्टनर्स के हैं। और तीसरा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल भी जो है वो फर्म की अगर हम 3 पार्टनर्स हैं तो हम सभी की मानी जाएगी, अकेले एक अकेले इंसान की गुडविल नहीं मानी जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में माने जाते हैं अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है। हाँ, पार्टनर्स चाहे तो अग्रीमेंट करके कुछ और डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं ये असेट तो फर्म का है,
ये वाला असेट एक पर्टिकुलर पार्टनर का इंडिविजुअल असेट है। अगर ऐसा डिसाइड करते हैं तो फिर वैसा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर वो मतलब वो भी ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है फॉर्म को। हाँ तो फिर वो रेंट ले रहा है, और अगर फिर वो फर्म को असेट थोड़ी दे रहा है। अगर वो पार्टनर फर्म से रेंट ले रहा है तो वो असेट तो अपना मान रहा है ना, तभी तो रेंट ले सकता है, अपने आप को थोड़ी रेंट देगी फर्म। और अगर वो ऐसा वो अपनी जगह फॉर्म को बेच सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके पैसे फिर वो उसको मिलेंगे उसी हैं, तीनों को पे करना होगा। वो अपना हिस्सा नहीं पे करेगा, बाकी का हिस्सा ले लेगा। अच्छा मतलब पे आ जाओ। तो देखो क्या लिख रहा है, जब तक कुछ और इंटेंशन नहीं दिखती तब तक ये माना जाएगा कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो अपने एक्वायर करी है फर्म के पर्पसेस के लिए। ठीक है, हाँ अगर स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि ये जो असेट परचेज कर रहे हैं रखेंगे फर्म के अंदर ही, बट ये एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा, तो फिर वो उसी पर्पस उस इंडिविजुअल असेट माना जाएगा, बिजनेस का असेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वही चीज़ फर्म की प्रॉपर्टी को क्या एक पार्टनर पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर ले, फर्म की प्रॉपर्टी को क्या कोई पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर ले? नहीं। अगर करके कोई प्रॉफिट कमा ले तो वापसी दे, सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो। आओ ये बात लिखिए, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स का अलाउ करता है तब तो ठीक है, वरना प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है, ओनली एंड ओनली, सिर्फ इसी पर्पसेस के लिए यूज होगी, क्या बिजनेस के पर्पसेस के लिए। हाँ बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख दो कि नहीं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट गुडविल, तो गुडविल क्या है? गुडविल देखो कह रहा है, गुडविल एक्ट ने तो डिफाइन नहीं करी है, बट गुडविल का बेसिक मतलब क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, गुडविल का मतलब क्या है, फ्यूचर में होने वाले फायदे। क्यों होने वाले वो फायदे? क्योंकि हमने पास्ट में मेहनत करी थी। ठीक है, तुम लोग क्या कहते हो, गुडविल मतलब रेपुटेशन, बस रेपुटेशन को लेके घूमते रहो। क्या एक बात बता, फॉर एग्जाम्पल मेरी नज़र में तो तेरी इज्जत है, उसकी नज़र में तेरी कोई इज्जत नहीं है, तो क्या उसकी नज़र में तेरी गुडविल जीरो हो जाएगी? नहीं ना, तो रेपुटेशन बोलना छोड़ दो, रेपुटेशन नहीं है, क्या है इसका गुडविल सही ट्रीटमेंट, सही मतलब क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट में मेहनत करी, तो यही तो कहते हैं ना रेपुटेशन बिल्ड करी। रेपुटेशन का मतलब क्या है, बंदे ने बहुत मेहनत करके अपने लिए नाम बनाया, यही तो बोलते हो ना तुम लोग। तो उस नाम का क्या फायदा है, उसको नाम से कुछ पैसा मिलेगा, अपने नाम से फायदा मिलेगा, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ एक अच्छे टर्मिनोलॉजी में, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, तो गुडविल क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है और वो उसका एक पार्ट माना जाएगा, मतलब असेट ऑफ द फर्म माना जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। फर्म की गुडविल हम बेच सकते हैं डिसोल्यूशन के बाद। ठीक है, अब आप चाहो तो वो गुडविल अकेले बेच दो, मतलब इंडिविजुअल से गुडविल बेच दो, या फिर सारे एसेट्स के साथ गुडविल बेच दो। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, क्या या तो आप उसको सेपरेटली बेच दो, या फिर पूरी दूसरी प्रॉपर्टी जो भी आप फर्म की बेच रहे हो उसके साथ गुडविल को भी बेच सकते हो। जैसे हल्दीराम ने किया। क्या किया हल्दीराम ने? हल्दीराम ने गुडविल बेची। किसको? फिर गुडविल क्या नाम है, बेच हुई। अच्छा मुझे नहीं पता है। हाँ हो गया, टाइम भी हो गया। अच्छा हो सकता है। 7-8 महीने हो गए, आपने गुडविल बेची। ओके, नेक्स्ट देखो, बायर एंड सेलर ऑफ गुडविल के अधिकार क्या हैं। जब आप गुडविल बेच रहे हो तो जो खरीद रहा है उसके पास क्या अधिकार हैं, और जो बेच रहा है उसके पास क्या अधिकार है। तो देखो, जो खरीद रहा है गुडविल, वो अब जो बायर है वो सेलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्या कि वो अब फर्म का नाम उस नाम से नहीं चलाएगा जिस नाम से उसने उसको बेच दिया है। ठीक है, दूसरा, वो फर्म के पुराने कस्टमर्स को अब अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा।
तीसरा, वो दुनिया को ये नहीं दिखाता फिरेगा कि मैं अभी भी एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर हूँ या एग्जिस्टिंग फर्म में अभी भी काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, और फर्म का नाम वो बेसिकली यूज़ नहीं करने वाला। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया था मैंने, ठीक है। तो सेलर सेलर के पास क्या अधिकार है कि वो ये कह सकता है, द पार्टनर द डिसॉल्व्ड फर्म मे कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर ऑफ द सेलर एंड मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर। द सेलर may not use the firm name, represent themselves as carrying on business of the old firm and solicit customers of the old firm। तो सेलर जो है, सेलर के पास क्या अधिकार है, मतलब जो बायर है वो बायर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि तुम फर्म का नाम यूज़ नहीं करोगे, फर्म के कस्टमर जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, और तीसरा, तुम अभी दुनिया को ये नहीं दिखाते फिरोगे कि मैं अभी भी फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है। हाँ, उसके पास यह अधिकार है कि वो सिमिलर बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, वैसा ही बिजनेस कोई और खोल ले उसको खोल सकता है, बट वो ये नहीं कर सकता कि वो फर्म का नाम यूज़ करे, पर प्रोवाइडेड सेलर ये बायर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे। बायर चाहे तो बिना रिस्ट्रिक्शन लगाए भी कर सकता है, बायर के पास अधिकार है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अच्छा, बायर के क्या अधिकार हैं, क्या द बायर गेट्स द राइट टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस अंडर द ओल्ड नेम and to represent himself in continuing the business and solicit the former customers of the business and restrain the sellers of the goodwill from doing so। तो क्या कर सकता है, जो खरीद रहा है क्या कर सकता है, अपना राइट यूज़ कर सकता है कि वो बिजनेस को पुराने नाम से चला सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बोल रहे हो कि हल्दीराम ने अपना बेच दिया गुडविल, तो फिर हल्दीराम क्या कर सकता, हल्दीराम पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, सेलर क्या कह सकता है कि भाई जो खरीद रहा है बेसिकली उसके क्या अधिकार है कि वो हल्दीराम का नाम यूज़ कर सकता है, और हल्दीराम में आप खुद को दिखा सकता है एज अ पार्टनर कि भैया मैं तो अब बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो हल्दीराम के जो पुराने कस्टमर्स हैं, फॉर्मर मतलब पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट कर सकता है, सॉलिसिट मतलब अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। और वो हाँ ऑपोजिट है, सेम ही चीज़ है ना, बस ये बायर के ये सेलर के अधिकार है घुमा के बता दिए, ये बायर के अधिकार दूसरी तरफ घुमा के बता दिए, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा है आगे, बट एनी पार्टनर ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म मे मेक एन अग्रीमेंट विद द बायर दैट सच बायर विल नॉट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल। अब जैसे हल्दीराम तुम कह रहे हो बेच अपना गुडविल बेच चुका है, तो जिसने भी हल्दीराम की गुडविल खरीदी है वो हल्दीराम पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हल्दीराम सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता अगले 2-3 साल तक, या जहाँ जहाँ पे भी हल्दीराम के ब्रांचेज है वहाँ नहीं कर सकता 2-3 साल तक। बट ये रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, रीजनेबल। अगर हल्दीराम जिसने खरीदा है वो अगर ये कह रहा है कि हल्दीराम वाले से कह रहा है तुम जिंदगी भर अब ऐसा काम दोबारा नहीं कर सकते, फिर रिस्ट्रिक्शन गलत है। या कह रहा है पूरे इंडिया में अब ये काम नहीं कर सकते अब, तो ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं, ये गलत है, ये नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। आगे ओहो चैप्टर हमारा ख़त्म भी हो गया, लो जी, तो यहाँ से हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो अब अपने पास एक छोटा चैप्टर और शुरू करते हैं आज। अगला चैप्टर है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, इजी सा है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, देखो क्या कह रहा है इस चैप्टर में, क्या क्या है, फॉर्मेलिटीज फॉर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्शंस टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन इन एनी आइटम कंटेंट इन द डीड, और पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। छोटा सा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, शुरू करते हैं। आ जाओ देखो क्या लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपल्सरी। ये बात तो तुम्हें 12th क्लास से पता है, अकाउंट्स वाले जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कि फर्म को रजिस्टर करना विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज नॉट मैंडेटरी। आप बिना रजिस्टर कर भी फर्म चला सकते हो। अगर आज तुम दोनों चाहो तो एक फर्म खोल सकते हो और शुरू कर सकते हो काम। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। हाँ, इनकम टैक्स के एक पैन कार्ड जरूर लेना पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज और कोई ऐसी मेन रिक्वायरमेंट तुम्हारे को चाहिए नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रहा है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म
इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। ठीक है, एक मिनट। आ जाओ। अब देखो, आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म अगर खोलते हो तो अनरजिस्टर्ड फर्म इलीगल नहीं है, बट एक अनरजिस्टर्ड फर्म को कुछ कुछ काम करने डिसअलाउड होंगे कि वो ये काम नहीं कर सकेगी। हम अभी देखेंगे क्या क्या काम है जो वो नहीं कर सकती। तो देखो, अगर आपको फर्म रजिस्टर करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये रजिस्टर होना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है। नहीं, यही नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो उनका एक फॉर्म है और हर स्टेट में अपना एक रजिस्ट्रार होता है। आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर फॉर्म फिल करना है और आप अपनी फर्म रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, तो यूपी में अगर रजिस्टर करनी है आपको फर्म तो 5,000 रुपये फीस पे करनी पड़ती है उसकी। 5,000। तो आप वो फॉर्म फिल करो, फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स हैं वो फिल करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो तुमसे मांगेंगे वो फिल करो और फीस पे कर दो, और तुम्हारा क्या हो जाएगी? फर्म रजिस्टर हो जाएगी, अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे चकाचक लगे, मस्त लगे तो। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, रजिस्टर्ड फर्म के पास क्या जाना है? एक स्टेटमेंट लेके जाना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो वो फॉर्म में क्या क्या मांगेंगे? तुमसे पूछेंगे फर्म का नाम क्या है, कहाँ से बिजनेस ऑपरेट करोगे, जगह क्या है तुम्हारी, फिर कहाँ कहाँ से और भी कोई ब्रांचेस खोल रखी तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, फिर कौन से पार्टनर ने किस दिन फर्म ज्वाइन करी, फिर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, और अगर कोई फर्म का ड्यूरेशन है तो। ठीक है, अच्छा, अगर फर्म का कोई आपने फर्म का नाम ऐसा रखा है जो अनडिजायरेबल नेम की कैटेगरी में फॉल करता है, तो फिर आप वो फर्म का नाम उस रजिस्टर उस तरीके से रजिस्टर नहीं करवा सकते। मान लो फर्म को ऐसा नाम रखा जिसको पढ़ने से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो सरकार से परमिशन लो कि हम क्या ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं क्या। जैसे अगर आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल फर्म का नाम लिख दिया जिसमें एंड में लिख रहा है बोर्ड, एसोसिएशन या कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नाम आ गया, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे देखने से लग रहा है कि सरकारी नाम है, या फिर आपकी फर्म का नाम किसी दूसरी एग्जिस्टिंग फर्म के नाम से मैच कर रहा है, या फिर किसी कंपनी से मैच कर रहा है, किसी ने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है उस ट्रेडमार्क के नाम से मैच कर रहा है, अगर ऐसा है तो वो क्या होगा? अनडिजायरेबल नेम होगा, और आपको फिर वो नाम रखना अलाउड नहीं होगा। आपको एक नया नाम चूज करना पड़ेगा और नए नाम से ही आप अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है जो आप फॉर्म साइन करोगे, इसको फॉर्म भेजोगे, इसको साइन कौन करेगा? तो उसको साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे सारे पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब होगी? जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चकाचक हैं, बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, करेक्ट हैं, तो फिर आपको क्या करेगी? इशू करेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता तब तक एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी, और जो डेट उसमें लिख दी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में, उसी डेट से माना जाएगी फर्म रजिस्टर हुई है। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन सर कब कराना जरूरी है? तो रजिस्ट्रेशन तुम कभी भी करवा सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अभी का अभी करवाना है। जब फर्म खोल रहे हो 10 साल बाद भी करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन अलाउड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से? फ्रॉम द डेट व्हेन रजिस्ट्रार फाइल्स द स्टेटमेंट एंड मेक्स एंट्रीज इन द रजिस्टर फर्म्स एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट टू हिम। मतलब जब फर्म में रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा? जब से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपने पास रजिस्टर में नाम लिख देगी आपका कि हाँ भाई नाम रजिस्टर्ड है, और जब से वो आपको इशू कर देगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नॉट बिफोर दैट। ठीक, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आई थिंक सभी को पता है, किसी को नहीं पता तो पार्टनरशिप डीड ऐसे समझो जैसे एक छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनती है। ठीक है, जब ये बच्चा पैदा होता है तो
तो क्या होता है, कुंडली बनती है उसकी। तो कुंडली में क्या क्या लिखा होता है? उसका नाम, उसका टाइम, उसका टाइम ऑफ बर्थ, उसका डेट, डेट, सारा हो गया। और बच्चे के माँ बाप, जगह कहाँ पैदा हुआ, ठीक। फिर ये बच्चा आगे चल के फ्यूचर में क्या करने वाला है, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड क्या है कि बच्चा क्या करेगा, करेक्ट। ऐसे कुछ है कंपनी का भी, सॉरी फर्म का भी, फर्म की भी कुंडली बनती है। कुंडली को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड, जिसमें क्या लिखा होगा, पहली बात तो नेम ऑफ द फर्म, दूसरा नेम ऑफ द पार्टनर्स मतलब उसके माँ बाप, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से काम करेंगे, कब फॉर्म हुई, ठीक, पार्टनर्स का नाम पता, एड्रेस वड्रेस सब कुछ, फिर ये फर्म में काम क्या करने वाली है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या रेशियो रहेगा, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, कुंडली में, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड आप चाहो तो ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। अगर रिटन है तो वो आपके लिए कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि जो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया वो प्रूफ है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ओरल है, जुबानी है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बातें आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, अगर ओरल है तो। और अगर रिटन है तो जो फिर रिटन में लिखी हुई गई बातें वो मानी जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मिल जाएगा, नेम ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस विद द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, कैपिटल बाय ईच पार्टनर, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है सिंपल सी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, provisions for accounts, audit, keeping of books of accounts, drawings by partners, dissolution of the firm, retirement of the partner, settlement of accounts, division of assets और arbitration clause in case of dispute। अगर कोई dispute हो जाता है तो हम उस dispute को कैसे solve करेंगे उसके बारे में भी हम डीड में लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी 6-7 याद कर लेना, वैसे तुम्हें 6-7 वैसे ही याद हो जाती हैं आराम से, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो हम डिस्प्यूट के केस में कोर्ट ना जाके पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन कुछ है नहीं, आर्बिट्रेशन है, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई अगर छोटी छोटी बातों पे कोर्ट जाने लग गया तो क्या होगा, भैया केस सालों से चलता चल जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल तुम दोनों ने आपस में डिसाइड किया, पार्टनरशिप में हो, कि अगर फ्यूचर में आगे चल के हमारे पास कोई डिस्प्यूट आता है तो तुम डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट ना जाके मेरे पास आओगे। मैं कौन हूँ, आर्बिट्रेटर हूँ। आर्बिट्रेटर क्या करता है, वो दोनों की बातें सुनता है और दोनों में से जिसके जो सही है उसके फेवर में डिसीजन दे देता है, ठीक है। तो ना मैं दोनों में से किसी को भी जानता हूँ, मुझे किसी कोई मेरा कोई सगा नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरा सगा होगा तो मैं उसके साथ दूंगा ना, फिर तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल पार्टी हूँ। और तुम दोनों ने म्यूचुअल डिसाइड किया कि अगर कोई झगड़ा होगा तो हम इस इंसान के पास जाएंगे, उसको अपनी बातें रखेंगे और वो जो डिसीजन लेगा उसको फाइनल मानेंगे, वो होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है या फिर डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि फर्म रजिस्टर नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे से नतीजे हैं, 3 नतीजे हैं। पहला, पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते और फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर सकते, ठीक है। समझो बात, जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 पार्टनर्स हैं और हम तीनों ने कोई वो नहीं करवाई, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अपनी फर्म की, तो बिना रजिस्टर्ड फर्म अगर के पार्टनर्स अगर एक दूसरे पे केस करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर मैं चाहूँ कि फर्म पे केस कर दूँ तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमारी जो फर्म है वो किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती। जैसे हमने किसी साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी हमारे से गलत करती है तो हम उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि उस पार्टी के साथ हमने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया एक अनरजिस्टर्ड फर्म के तौर पे करवाया, तो हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते। क्या थर्ड पार्टी केस कर सकती है? यस, थर्ड पार्टी हम पे केस कर पाएगी, बट हम एज अ फर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना। और तीसरी चीज़, हम सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते थर्ड पार्टीज के साथ। सेट ऑफ क्या होता है, जैसे मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं और हमने एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पे थर्ड पार्टी को हमें पे करने 1 लाख और वो हमें देगी 20,000 रुपये, ठीक है। तो नेट हमें क्या कर देना चाहिए, 80 पे कर दें,
1 लाख हमें उसको देने और वो हमें 20 देगी, ठीक है। तो नेट 80 कर देना चाहिए, बट हम ये 80 सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है। मतलब हमें उसको 1 लाख देने पड़ेंगे, वो हमें 20 अलग से देगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती। पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर्स थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर्स सेट ऑफ नहीं कर सकते क्लेम है। सेट ऑफ वाले का तो मतलब ही नहीं बना। क्यों? अगर तुमने उसको पैसे, तुम उससे कह रहे हो कि तू पहले पैसे दे और वो नहीं दे रहा, तो तुम कहोगे नहीं मैं तो 80 दूंगा, तो वो तुम तो केस नहीं कर सकते ना उसके ऊपर अपने 20 रिकवर करने के लिए। तो ये 1 लाख भी लेगा 20 भी रख लेगा तो भी हम तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है। पहला तो भैया 5,000 रुपये भी दे दो ना, बाद में तब करोगे। चलो अच्छा, अब हमने पढ़ा कि ये चीज़ ये नहीं कर सकते, पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कहीं कहीं पे केस करना अलाउड है। जैसे अगर जिस स्टेट में आपकी फर्म है उस स्टेट ने अलाउ कर रखा है कि केस कर सकते हो। नॉन रजिस्ट्रेशन में हाँ, कुछ स्टेट्स अगर अलाउ कर रहे हैं कि फर्म रजिस्टर ना भी करो तब भी आप ये काम कर सकते हो, तो वहाँ कर सकते हो। दूसरा, अगर एक पार्टनर फर्म पे केस कर रहा है डिसॉल्व करने के लिए तो कर सकता है। फर्म अनरजिस्टर्ड है बट वो केस क्यों कर रहा है, वो चाहता है फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो वो केस कर सकता है, ठीक है। और भी हैं, देखो पहले क्या रहा है, अ पार्टनर कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। मतलब बुक्स अकाउंट चेक करने के लिए वो केस कर सकता है, या फर्म डिसॉल्व करने के लिए केस कर सकता है। या फिर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसका लिक्विडेटर आके पैसे मांग रहा है, उसके असेट्स मांग रहा है, फर्म देने को तैयार नहीं हो रही वो असेट्स, तो फिर वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लिक्विडेटर है वो आके केस कर सकता है और फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, असेट्स बिकवाने के लिए केस कर सकता है। फिर अगर किसी जगह पे पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता तो वहाँ पे फिर आप केस कर सकते हो। जैसे अगर आपका जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे भी है वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो फिर इस केस में वहाँ के पार्टनर्स एक दूसरे पे भी केस कर सकते हैं, फर्म पे किसी थर्ड पार्टी पे भी केस कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी से सेट ऑफ भी क्लेम कर सकते हैं। बट ये पहले था, अब तो कहीं नहीं है, क्योंकि देखो पहले होता था कि पार्टनरशिप एक्ट सारे इंडिया पे लगता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई फर्म होती थी तो अगर वहाँ पे फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती खुद का, तो फिर भी वो एक दूसरे पे केस कर सकते थे, पार्टनर्स एक दूसरे पे कर सकते थे, थर्ड पार्टी पे कर सकते थे और थर्ड पार्टी से सेट ऑफ भी क्लेम कर पाते थे। बट अब क्या है, पार्टनरशिप पे पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, तो फिर कोई भी ऐसी जगह बची नहीं जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, इंडिया के बाहर करोगे तब तो पार्टनरशिप वहाँ लगता ही नहीं, तो फिर कुछ भी करते रहो, वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ के नहीं करने, ठीक। अच्छा आगे, देर इज नो बार टू सूट्स बाय अनरजिस्टर्ड फर्म्स और बाय द पार्टनर्स where the provisions relating to registered firms do not apply by notification of the state government। ये मैंने बोला, अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है कि आप केसेस कर सकते हो एक दूसरे पे या सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, तो फिर कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको जो पैसा सेट ऑफ करना है वो, या जिस चीज किसी पे केस फाइल करना है, वो केस आप 100 रुपये से ज़्यादा के लिए नहीं कर रहे हो, या आप सेट ऑफ 100 रुपये ज़्यादा तक नहीं कर रहे हो, तो आप वो कर सकते हो। बट अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा के लिए केस कर रहे हो या 100 रुपये तक का 100 रुपये से ज़्यादा सेट ऑफ करना चाह रहे हो, तो आप नहीं कर सकते। अब सोचो 100 रुपये 90-30 के हैं, 90-30 के 100 रुपये आज के 100 रुपये नहीं है, तो 1930 में 100 रुपये काफ़ी थे, आज तो 100 रुपये हम लोग मोमोज में ख़त्म कर देते हैं। कोई बदल भी नहीं रहे, तो जो चल रहा है चल रहा है। यार 100 तो मतलब कोई करेगा ही नहीं, हाँ 100 रुपये के लिए कोई नहीं करेगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है, नॉन रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि पार्टनर्स ये तो नहीं कर सकते, बट अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के लिए हुए ट्रेडमार्क या कॉपीराइट को तोड़ा है, तो फिर फर्म वहाँ पे केस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तीनों ने एक फर्म खोली हुई है और हमने किसी चीज़ को ट्रेडमार्क करवा रखा है, अपने लोगों को ट्रेडमार्क करवा रखा है, ठीक है। अब वो लोगों को और कॉपी करना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि ये तो मुझ पे केस कर नहीं पाएंगे तो कर लूँ, तो वही क्या बोल रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई और जगह पे केस बनता है तो आप कर सकते हो, बट अगर हमने उस पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा है, तो फिर हम केस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरेशंस। क्या हम फर्म का नाम
प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रांचेस, नेम्स, एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं? यस, हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उनको चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करो, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो फिल कर दो, फीस पे कर दो और आपका वो नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, चेंज इन द फॉर्म नेम और इन द लोकेशन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप ये कर सकते हो, सिंपली क्या करना है, रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट फाइल करो और प्रिस्क्राइब फीस पे करो, आपका फॉर्म का नाम चेंज हो जाएगा, लोकेशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर फॉर्म कोई भी नई ब्रांच खोलती है या कोई भी एक ब्रांच बंद करती है तो रजिस्टर्ड फॉर्म को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हर ओपनिंग पे और हर क्लोजिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पार्टनर्स के नाम और पते में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोई पार्टनर नया आ रहा है, कोई पार्टनर फॉर्म से जा रहा है, या किसी ने अपना एड्रेस चेंज करवा लिया है, फॉर्म में पार्टनर बट उसने एड्रेस चेंज करवा लिया, तो फिर आपको रजिस्टर्ड फॉर्म्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर ध्यान रखना ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, जो फर्म रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड फर्म को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्या कर रहा है, लास्ट आ गया हमारा, बस अब खत्म होने वाला है। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड इट्स डिसोल्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, जैसे कोई पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर है, कोई रिटायरमेंट हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर रेशियो में कोई चेंजेस कर रहे हो तो भी ऑल्ट्रेशन में माना जाता है उसको, ऑल्ट्रेशन में माना जाता है उसको। तो फिर क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ जिससे फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है तो आप उसको रजिस्टर्ड फर्म्स को नोटिफाई करोगे। ठीक है, और अगर फर्म डिसॉल्व कर रहे हो तो भी आप उसको डिसॉल्व करने से पहले रजिस्टर्ड फर्म्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, इलेक्शन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी एज अ पार्टनर। देखो क्या होता है, हमने एक बात तो सीख लिया कि एक माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, वो सिर्फ क्या हो सकता है, उसको एडमिट कर सकते हैं टू द प्रॉफिट्स या कह लो बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, उससे ज़्यादा नहीं। अब एक बच्चे के पास एक अधिकार होता है कि जब वो छोटा बच्चा 18 साल का हो जाए तो वो चूज़ कर सकता है कि वो फर्म में पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। इसके लिए उसको 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने में डिसाइड करना है कि 18 साल होने के 6 महीने बाद टाइम आफ्टर, जब वो 18 साल का हो गया वहाँ से 6 महीने का टाइम मिलता है ये डिसाइड करने के लिए कि फर्म में कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर या नहीं। अगर वो चाहे तो छोड़ सकता है और छोड़ने पे जो भी उसका पैसा बनता है वो पैसा लेके जा सकता है। अगर वो चाहता है कि कंटिन्यू करे तो एक पब्लिक नोटिस दे दे कि हाँ भाई मुझे फर्म में कंटिन्यू करना है एज अ पार्टनर। सर मान लो उसे 6 महीने तक नोटिस नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो फिर मान लिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन गया है और उसकी लाइबिलिटीज़ फर्स्ट डे से इनकर होनी चाहिए, जैसे जब वो फर्स्ट डे से एडमिट होते टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मान लो अगर वो 10 साल पहले एडमिट होता ना तो 10 साल पहले से अगर कोई लाइबिलिटीज चलती भी आ रही है 10 साल वाली तो वो सारी लाइबिलिटीज के लिए भी वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, बट उसको एक पब्लिक नोटिस देना है और फर्म को भी इन्फॉर्म करना है, रजिस्टर्ड फर्म्स को भी इन्फॉर्म करना है कि सुनो अब हमने इस माइनर को एडमिट किया एज अ पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपने पास मेंटेन करता है एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स, वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है, कोई भी पब्लिक में से जाके उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है कि ये फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को एक छोटी सी फीस पे करो और आपको जो फर्म के बारे में पता करना उस फर्म के डिटेल्स आप वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसकी कॉपी भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए किसी पेज की तो आप उनको फीस पे करो और वो फोटोकॉपी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बार आपका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंटर कर दिया रजिस्ट्रार ने तो मान लिया जाएगा कि आपकी एक फर्म रजिस्टर्ड है, भले ही आपने रजिस्टर ना करवाई हो। अगर नाम आ गया ना कि आपने फर्म रजिस्टर कर रखी है, रजिस्टर फर्म में आपका नाम लिख दिया गया है तो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये फर्म रजिस्टर हो चुकी है और अब इस बात को दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर हम रजिस्टर करेंगे तभी तो वो नाम लिखेगा। लिखेगा बिल्कुल। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या डॉक्यूमेंट सबमिट करते बट डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, फिर भी उन्होंने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स से आपका नाम लिख दिया रजिस्टर फॉर्म्स में, तो अब एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। अब दुनिया में किसी भी कोर्ट में चले जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड नहीं हो सकता क्योंकि आपका नाम रजिस्टर फॉर्म्स में लिख दिया गया है। ठीक है, अच्छा, लास्ट है, अगर आपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स को कोई
फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे के आपने फर्म रजिस्टर करवाई है तो पार्टनर्स पे पेनल्टी लगेगी कितनी, 3 महीने की जेल हो सकती है उनको, फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 महीने की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों, जेल भी जाओगे और फाइन भी लग सकता है। ऑन एनी पर्सन लायबल टू सप्लाइंग फॉर इनकरेक्ट फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म भी खत्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बताओ अगला चैप्टर, नया चैप्टर आज शुरू करना चाहोगे नेक्स्ट क्लास में? जल्दी बोलो। अभी हमारे पास इसके अंदर 2 चैप्टर्स और बच रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स बच रहे हैं हमारे और वहाँ से फिर पार्टनरशिप एक्ट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो आज इतने करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।